Hello dear ones, today in this lecture we will begin textual content part 6th from chapter 4th entitled In the Kingdom of Fools, written by A.K. Ramanujan, full form of A.K. Atipat Krishna Swami रामानुजन। इस पार्ट 6 के कंटेंट में आज हम पिछले वाक्य से लिंकेज बनाते हुए, जुड़ाव बनाते हुए डिस्कस करेंगे और माइन्यूटली वर्ड्स मीनिंग्स के साथ बिल्कुल बारीकी से ट्रांसलेशन और अंडरस्टैंडिंग 6 पार्ट की करेंगे। तो आइए बिगिनिंग करते हैं। The servants were immediately sent all over the town looking for a man who would fit the stake, and their eyes fell on the disciple who had fattened himself for months on bananas and rice and wheat and घी। नौकरों को तुरंत एक ऐसे व्यक्ति को ढूंढने के लिए नगर को भेजा गया जो इस स्टेक में, इस फंदे में सही तरह से फिट बैठता था, और उनकी आंखें उस चेले पर पड़ गई। देयर आइज मीन्स उन नौकरों की नज़र उस डिसिपल पर। डिसिपल कौन? चेला, जो केलों पर, चावल पर, गेहूं और घी पर महीनों से खा खा के फूलकर कुप्पा हो चुका था। अपने आप को जिसने हेल्दी बना लिया था, हु हैड फैटेंड, मोटा बना लिया था। तो यहाँ तक पिछले पार्ट के लास्ट सेंटेंस से हम डिस्कस कर रहे थे। आइए अब नेक्स्ट पार्ट के ट्रांसलेशन विद अंडरस्टैंडिंग को बिगिन करते हैं। लेट्स सी। व्हाट हैव आई डन रॉन्ग? आई एम इनोसेंट। मैंने क्या गलत किया है? मैं निर्दोष हूँ। इनोसेंट, निर्दोष। आई एम अ सन्यासी, ही क्राइड। वह चिल्लाने लगा, मैं एक सन्यासी हूँ, मैं एक साधु हूँ। ही क्राइड, ही क्राइड मीन्स वो डिसिपल चिल्लाने लगा। ही किसके लिए? डिसिपल के लिए। दैट मे बी ट्रू, वह बात सच हो सकती है। बट इट्स द रॉयल डिक्री दैट वी शुड फाइंड अ मैन फैट इनफ टू फिट द स्टेक, दे सेड, एंड कैरिड हिम टू द प्लेस ऑफ एग्जीक्यूशन। लेकिन यह रॉयल डिक्री है। रॉयल मीन्स शाही दरबार का लॉ है, कानून है। डिक्री क्या है? लॉ, एन एडिक्ट और लॉ। मैं यहाँ इसको सर्कल में डालकर राइट कर देता हूँ। डिक्री, डिक्री एन एडिक्ट, एडिक्ट और लॉ।
रॉयल डिक्री, शाही दरबार के जो नियम हैं, कानून हैं, उसके लिए बोला गया है। और दूसरे शब्दों में मैं और ज़्यादा खोलकर बतलाऊंगा, द जुडिशियल डिसीजन इन अ लिटिगेटेड कॉज रेंडर्ड बाय अ कोर्ट ऑफ इक्वलिटी। कानूनी निर्णय किसी कारण को लेकर, जो कारण समानता के नियमों पर आधारित हो, उसको भी डिक्री बोला जाता है। नेक्स्ट देखिए, वी शुड फाइंड अ मैन इनफ टू फिट द स्टेक, दे सेड किन के लिए? उन सर्वेंट्स के लिए। वो नौकर कहने लगे, हमें इस फंदे पर लटकाने के लिए एक पर्याप्त रूप से मोटे व्यक्ति को ढूंढना चाहिए था। एंड कैरिड हिम टू द प्लेस ऑफ एग्जीक्यूशन, हमें उसे फांसी वाली जगह पर ले जाना था। ही रिमेंबर्ड हिज वाइज गुरुज वर्ड्स, दिस इज अ सिटी ऑफ फूल्स। ही थर्ड पर्सन प्रोनाउन, ही किसके लिए? डिसिपल के लिए, चेले के लिए। चेला अपने गुरु के वचनों को याद करने लगा। गुरु कौन सा? वाइज गुरु, बुद्धिमान गुरु, जिसके वचन क्या थे? दिस इज अ सिटी ऑफ फूल्स, यह मूर्खों का शहर है। यू डोंट नो व्हाट दे विल डू नेक्स्ट, तुम नहीं जानते वो आगे तुम्हारे साथ क्या करेंगे। दे किनके लिए? फूल्स के लिए। मूर्ख कुछ भी कर सकते हैं। While he was waiting for death, he prayed to his guru in his heart, asking him to hear his cry wherever he was. जब वह मौत का इंतजार कर रहा था, प्रतीक्षा कर रहा था, उसने किसने? चेले ने दिल से अपने गुरु को याद किया, गुरु से आराधना की। प्रेड आराधना या प्रार्थना। आस्किंग हिम टू हियर हिज क्राई वेरेवर ही वॉज, जहाँ कहीं भी गुरु था उसकी आवाज़ को सुनकर आ जाए। ये डिमांड करते हुए, ये पूछते हुए वो गुरु से आराधना करने लगा। द गुरु शो everything in a vision. He had magic powers. He could see far, and he could see the future as he could see the present and the past. गुरु हर चीज अंतर्ध्यान होकर देखा करता था, क्योंकि गुरु तो गुरु होता है, अंतर्यामी होता है। अपने विजन में सब कुछ गुरु ने देख लिया था। वो विचार गुरु के मन में आने लगा था, वो रूप, वो नज़ारा सारा गुरु के सामने था। गुरु के पास जादुई ताकतें थी। ही हैड मैजिक पावर। ही किसके लिए? गुरु के लिए। ही कुड सी फार, वह दूर तक देख सकता था। एंड ही कुड सी द फ्यूचर, गुरु भविष्य का जानकार था, भविष्य को देख सकता था। एज ही कुड सी द प्रेजेंट, जैसे वह वर्तमान को जान सकता था। एंड द पास्ट, भूतकाल के बारे में जानकारी रख सकता था। इसी तरह से उसे दूर तक की जानकारी थी, भविष्य के बारे में भी वह देख सकता था। ही अराइव्ड एट वंस टू सेव हिज डिसिपल who had got himself into such a scrape through love of food. अपने चेले को बचाने के लिए तुरंत गुरु आ पहुंचा। जो चेला who had got himself into such a scrape through love of food,
जो प्यार के फुटकी खातिर एक ऐसे स्क्रैप मीन्स टू ड्रॉ ऑब्जेक्ट, एक ऐसे झंझट में अपने आप को फंसा चुका था जिससे कि उसकी मृत्यु निश्चित थी। एज सुन एज ही अराइव्ड ही स्कॉल्डेड द डिसिपल एंड टोल्ड हिम समथिंग इन अ विस्पर। जैसे ही गुरु आ पहुंचा वह अपने चेले को झिड़कने लगा। स्कॉल्ड का मीनिंग मैं यहाँ राइट कर रहा हूँ। सबसे पहले हम इसको सर्कल में डाल लेते हैं। स्कॉल्ड, टू rebuke, REBUKE, mildly, mildly means softly। थ्रेटन करना तो जोर से धमकी देना होता है, और रिब्यूक क्या होता है? धीरे से झिड़कना, आराम से झिड़कन देना। तो यहाँ हमने स्कॉल्ड का मीनिंग जान लिया है। इसके अलावा इसी वाक्य में हम क्या देख रहे हैं? स्कॉल्ड वर्ब की सेकंड फॉर्म, टेल की सेकंड फॉर्म टोल्ड, अराइव की सेकंड फॉर्म अराइव्ड। तो डियर फॉलोअर्स, आप 10 वर्ब की फॉर्म्स डेली अपनी कॉपी में नोट कीजिए। वर्ब की फॉर्म्स ग्रामर का बेसिस है। जैसे अराइव, अराइव्ड, अराइव्ड, स्कॉल्ड, स्कॉल्डेड, स्कॉल्डेड, टेल, टोल्ड, टोल्ड। आप यह अपनी कॉपी में राइट कर सकते हो, क्योंकि वर्ब की फॉर्म अगर हमें अच्छी तरह से आएगी तभी टेंसेज और बाकी की ग्रामर हम अच्छे से सीख पाएंगे। तो नेक्स्ट देखिए। देन ही वेंट टू द किंग एंड एड्रेस्ड हिम, ओ वाइजेस्ट ऑफ किंग्स, हु इज ग्रेटर, द गुरु और द डिसिपल। फिर पहले तो हम ये देख लेते हैं। जैसे ही गुरु वहाँ पहुँचा, उसने चेले को धमकाया, धीरे से झिड़का और उसके कान में कुछ बतलाने लगा। देन ही वेंट टू द किंग, फिर वह राजा के पास गया, एंड एड्रेस्ड हिम, और उसे संबोधित करने लगा। यहाँ गो की सेकंड फॉर्म वेंट, गो, वेंट, गॉन। एड्रेस की सेकंड फॉर्म एड्रेस्ड, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। तो इस स्टेटमेंट में राजा को संबोधित करके क्या कहने लगा? ओ वाइजेस्ट ऑफ किंग्स, ओ राजाओं में सबसे बुद्धिमान राजा, महान कौन होता है? द गुरु और द डिसिपल, गुरु होता है या चेला? ऑफ कोर्स द गुरु, निसंदेह गुरु होता है, नो डाउट अबाउट इट, इसमें कोई संदेह नहीं है। डाउट, संदेह। वाई डू यू आस्क, तुम क्यों पूछते हो? यहाँ डियर स्टूडेंट देखते हो, वाई डू यू, वाई के साथ डू लगा है, क्वेश्चन मार्क है लास्ट में। यहाँ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। मैं इसको सर्कल में डाल देता हूँ। क्वेश्चन वाई डू यू आस्क, तुम ऐसा क्यों पूछते हो? आप इसका आंसर बनाते वक्त
सिंपल प्रेजेंट में इसको ट्रांसफॉर्म करोगे। ये सिर्फ एग्जाम्पल है, क्वेश्चंस जैसे टेक्सचुअल पार्ट में ही आते हैं, आप उनके रिस्पॉन्स ऐसे वाक्यों को फॉलो करते हुए दे सकते हो। ऑफ कोर्स द गुरु, नो डाउट अबाउट इट, व्हाई डू यू आस्क, देन पुट मी टू द स्टेक फर्स्ट, तो मुझे पहले फांसी पर लटकाओ। पुट माई डिसिपल टू डेथ आफ्टर मी, मेरे शिष्य को बाद में मौत की सज़ा देना। यहाँ देखिए झिरह चल रही है, यह सभी, ये मोटा व्यक्ति चेला, ये गुरु, यह चेला है, यह गुरु, ये राजा है और ये मंत्री लगा लीजिए। नेक्स्ट देखिए, when the disciple heard this, he understood and began to clamor, me first। जब चेले ने यह बात सुनी, he understood, वह समझ गया। began to clamor, शोर मचाने लगा। मैं यहाँ क्लैमर का मीनिंग राइट कर देता हूँ, क्लैमर। लाउड और LOUD, लाउड एंड continued, CONTINUED, shouting, SHOUTING, loud and continued shouting, ऊंची आवाज में और जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया चेले ने। इसके अलावा यहाँ पर आप देख सकते हो हियर की सेकंड फॉर्म हेयर्ड, अंडरस्टैंड की सेकंड फॉर्म अंडरस्टूड, बिगिन की सेकंड फॉर्म बिगैन। यहाँ वर्ब की फॉर्म भी आप राइट कर सकते हो। अपनी कॉपीज में 10 या 15 वर्ब की फॉर्म्स डेली राइट कीजिए। जितनी वर्ब की फॉर्म्स आपको अच्छी तरह से आएगी, उतना ही टेंसेज की जानकारी में मदद मिलेगी। आगे भी देख लीजिए बार बार लिखने से। यू ब्रॉट मी हियर फर्स्ट, ब्रिंग की सेकंड फॉर्म ब्रॉट, हियर हियर्ड हर्ड, हियर हर्ड हर्ड, अंडरस्टैंड अंडरस्टूड अंडरस्टूड, बिगिन बिगैन बिगैन, ब्रिंग ब्रॉट ब्रॉट। यह आप राइट कर सकते हो। यू ब्रॉट मी हियर फर्स्ट, तुम यहाँ मुझे पहले लेकर आए थे। पुट मी टू डेथ फर्स्ट नॉट हिम, उसे नहीं, मुझे पहले मौत देना, मुझे पहले मारना। यहाँ देखिए पंक्चुएशन में से आप देख सकते हो एक्सक्लेमेटरी मार्क, यह आप अपनी कॉपी में राइट कर सकते हो, पंक्चुएशन में काम आएगा। द गुरु एंड द डिसिपल नाउ गॉट इनटू अ फाइट अबाउट हु शुड गो फर्स्ट। द किंग वॉज पजल्ड बाय दिस बिहेवियर। गुरु और उसका चेला अब किसको मरना चाहिए, कौन पहले मरे, इस बारे में झगड़ा करने लगे। द किंग वॉज पजल्ड बाय दिस बिहेवियर, इस व्यवहार से राजा
उलझन में पड़ गया, पजल्ड, कंफ्यूज्ड। कंफ्यूज्ड, CONFUSED। He asked Guru, why do you want to die? वह गुरु से पूछने लगा, तुम क्यों मरना चाहते हो? We chose him because we needed a fat man for the stake. हमें उसे चुनना था, हमने इस चेले को चुना था क्योंकि हमें इस फंदे के लिए एक भारी भरकम, एक मोटे व्यक्ति की ज़रूरत थी, आवश्यकता थी। सो डियर स्टूडेंट्स, डियर फॉलोअर्स, यहीं तक हम पार्ट 6 को कर लेते हैं। पार्ट 7 में हम इसको निष्कर्ष तक पहुंचाएंगे। आई होप यू विल एंजॉय दिस स्टडी विद अंडरस्टैंडिंग, ट्रांसलेशन एंड वर्ड्स मीनिंग्स एज वेल एज फॉर्म ऑफ वर्ब्स। अगर आपको मेरा यह प्रयास अच्छा लगे, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपनी क्वेरीज कमेंट बॉक्स के थ्रू सेंड कीजिए। समय मिलते ही मैं आपके रिस्पॉन्स ज़रूर दूंगा। लाइक कीजिए, जब भी वीडियो देखें आप उसको पूर्ण रूप से देखिए, कंप्लीट देखिए, तभी आपका ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा होगा। थैंक्स टू ऑल।